Assalamu alaikum students. I am Sayyid Irfan Ali Shah and you are watching my YouTube channel Instant Physics Study. Students chapter number 7 Density and Temperature के आज हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन स्टडी करने वाले हैं। स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन की पिक्चर मैंने अपने इंस्टाग्राम पेज शॉर्ट डॉट कोचिंग अकेडमी पर भी रखे हुए हैं। आप वहां से इन पेजेस को ले सकते हैं, अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं। आपको कहीं पे भी प्रॉब्लम होती है आप मुझसे इसमें पूछ सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन को दोबारा से एक्सप्लेन कर दें। थैंक यू। ओके, हम स्टार्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, टू लिक्विड ए एंड बी हैविंग डेंसिटी 1 ग्राम मिलीलीटर एंड 1.2 ग्राम मिलीलीटर रिस्पेक्टिवली। स्टूडेंट्स एक बात याद रखें, अगर हम टू लिक्विड्स लेते हैं जो कि पानी में, लिक्विड में हमारे पास वाटर में इनसॉल्युबल हैं, और अगर हम उनको लिक्विड मतलब पानी में डालते हैं तो याद रखें जिसकी डेंसिटी हमारे पास लेस होती है हमारे पास, ठीक है ना, वो हमारे पास क्या होगा, वो अबव रहेगा। लेकिन जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो हमारे पास बिलो चला जाता है। बेसिकली ये प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन से इन्होंने ये क्वेश्चन उठाया हुआ है। तो 1.2 ग्राम मिलीलीटर जो है उसकी डेंसिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 1 ग्राम मिलीलीटर जो हमारे पास है। सो 1.2 जो होगा वो नीचे चला जाएगा, वाइल 1 जो होगा हमारे पास वो अबव रहेगा। आपने ऐसे लिक्विड लेने हैं, लेट सपोज ये वो लिक्विड्स होते हैं जो कि पानी में हमारे पास सॉल्युबल नहीं होते, तो इसको हमने यूं लिखना है, द लिक्विड विद अ लोअर डेंसिटी इज द वन दैट फ्लोट टू द टॉप। जो ऊपर रहेगा वो हमारे पास लो डेंसिटी होती है। इन दिस हमारे पास इंस्टेंस क्या होता है, द डेंसिटीज ऑफ लिक्विड ए एंड बी आर 1 एंड 1.2 ग्राम मिलीलीटर रिस्पेक्टिवली। सो लिक्विड ए जो होगा विल फ्लोट ऑन द टॉप ऑफ हमारे पास लिक्विड, ठीक है ना, बिकॉज बी इट इज लेस थिक देन लिक्विड बी। तो जो लिक्विड बी है उसकी डेंसिटी 1.2 ग्राम मिलीलीटर पर मिलीलीटर है हमारे पास। सो वो हमारे पास क्या होगा, डाउन होगा, वाइल 1 वाला जो होगा वो हमारे पास क्या होगा, अबव होगा। लेट सपोज आप कोई भी स्तर लेते हैं हमारे पास, इसको ना हम नॉर्मली प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन भी बोलते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे नीचे क्या लिखा है कि जो नीचे इसकी मेन रीजन है वो आपके सामने लिखी हुई है, आप उसको भी अपने साथ लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ मेथड टू फाइंड द वॉल्यूम एंड डेंसिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी। सबसे पहले देखिए मैंने मेथड क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना, इफ वी फिल अ टब, ठीक है ना, विद द वाटर एंड लेट द पर्सन फुली। अब जितना आप बंदे को उसमें रखेंगे हमारे पास तो क्या होगा, हमारे पास समर्ज इनटू द वाटर, देन वी सी a rise in a water. This rise is equal to the volume of the body. Let's suppose आपने किसी भी एरिया में या किसी भी उसमें पानी को रखा हुआ है, पहले इनिशियल वॉल्यूम आपने नोट डाउन कर लिया V1। जब जो बंदा है वो उसके अंदर हमारे पास जो है तो कंप्लीटली हमारे पास क्या हो जाता है, सबमर्ज हो जाता है। देन क्या होगा, लिक्विड की जो सरफेस होती है वो अबव हो जाती है। सो नाउ दिस इज V2। सो V2 माइनस V1 जब हम करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी आ जाता है। नाउ डेंसिटी ऑफ अ बॉडी कैसे कहते हैं, तो दस डेंसिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी कैन बी obtained by dividing the mass of a human body by the volume of a human body, as we know that density is equal to mass by volume. So जो उसका मास होगा, जो उसका मास हमारे पास केजी में होता है उसको डिवाइडेड बाय जो अभी आपको वॉल्यूम गिवन हुआ होता है, जो आपने फाइंड आउट किया होता है, उस पर उसको डिवाइड करेंगे। सो यू गेट डेंसिटी ऑफ ह्यूमन बॉडी, ठीक है ना। एज वी नो यूनिट ऑफ, जो यूनिट हमारे पास डेंसिटी का होता है वो क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, केजी मीटर क्यूब। ये चीज़ें आपने लाजमी लिखनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला मेथड है हमारे पास वो आर्चिमिडीज प्रिंसिपल का मेथड है कि जितना लिक्विड हमारे पास कोई बॉडी डिस्प्लेस करती है वो उसका क्या होता है, वॉल्यूम होता है। सो वॉल्यूम आपने वहाँ से फाइंड कर लिया एंड आपको मास पता होगा, आप जो है तो उसको मेजरिंग बैलेंस से भी कर सकते हैं, अपना जो मास होता है केजी में, तो आपके पास मास भी हो गया एंड वॉल्यूम भी हो गया। सो वी नो दैट फार्मूला क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। सो पी इज इक्वल टू एम बाय वी। यहाँ पे मास पुट करें, जो वॉल्यूम आपने फाइंड आउट किया उसको पुट करें, इनको डिवाइड करें। सो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, डेंसिटी ऑफ हमारे पास ह्यूमन बॉडी फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इसको अपने पास आप लोग नोट डाउन कर लें, अपने पास लिख लें। इस तरह आप लोग दोनों को हेडिंग के साथ लिखिएगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है,
हाउ इज प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, गिवन अ रीजन। ठीक है, गिव अ रीजन। स्टूडेंट, एज वी नो दैट देयर आर फोर स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड नाउ प्लाज्मा। प्लाज्मा को भी अब हम क्या बोलते हैं, फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर बोलते हैं। तो सबसे पहले हमने ये लिख देना है, प्लाज्मा इज ऑफन कॉल्ड द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर along विद सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसके साथ हमारे पास ये फोर्थ स्टेट हो गई है। अब प्लाज्मा होता क्या है, तो देखिए मैंने उसके लिए लिखा हुआ है, रीज़न मैंने लिखा है, प्लाज्मा कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव आयन नंबर वन, या तो पॉजिटिव आयन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन मीन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, एंड हमारे पास न्यूट्रल एटम्स हमारे पास होते हैं इन गैसियस स्टेट। प्लाज्मा एग्जिस्ट एट अ वेरी हाई टेम्परेचर और एट हाई प्रेशर और एट बोथ, या तो बहुत हाई जब हमारे पास टेम्परेचर होगा या बहुत हाई हमारे पास क्या होगा, प्रेशर होगा, तभी प्लाज्मा एग्जिस्ट करता है। ठीक है ना। अब याद रखें कि जो हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, चाहे वो प्रोटॉन हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन है या न्यूट्रॉन है, हमारे पास सब हमारे पास जो है तो मास वाले पार्टिकल्स हैं। जिस चीज़ में मास प्रेजेंट हो, चाहे जिस फॉर्म में भी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। जब एक एटम अपने सारे इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे ड्यू टू आप जब उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और सिर्फ हमारे पास क्या रह जाता है, सिर्फ एटम रह जाता है जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन लॉस हुए होते हैं, उसको भी हम प्लाज्मा बोलते हैं। तो नीचे मैंने फॉर एग्जांपल भी लिखा हुआ है। अब याद रखें, यूनिवर्स में जो सबसे ज़्यादा मैटर की जो टाइप है एग्जिस्ट करती है, दैट इज़ प्लाज्मा। बिकॉज सन हमारे पास सारे का सारा प्लाज्मा है, जितने बड़े गैलेक्सी हैं वो सारे के सारे हमारे पास प्लाज्मा है। तो प्लाज्मा को हम फोर्थ स्टेट किस वजह से बोलते हैं, रीज़न आप लोग क्या लिख सकते हैं कि एज वी नो दैट जो सब एटॉमिक पार्टिकल जहाँ पे भी एग्जिस्ट करते हैं वो हमारे पास मैसिव पार्टी मतलब पार्टिकल्स में आते हैं, उनका मास होता है, हमने उनका मास फाइंड आउट किया हुआ है। तो इस वजह से हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा को फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर आप लोग कह सकते हैं। ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, वाई वाटर इज नॉट यूज इन लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर। स्टूडेंट्स, इसकी बहुत सी रीजन हैं कुछ मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं जो कि हम अभी वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। वाटर कैन नॉट बी यूज इंस्टेड ऑफ मरकरी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। एक बात याद रखें कि वाटर जो है वो हमारे पास जो है, मरकरी जो है, बेसिकली मरकरी वाटर से 13.6 टाइम डेंसर है। तो अगर मरकरी वाटर से 13.6 टाइम डेंसर है, सो इट मीन दैट कि जहाँ तक मरकरी फ्लो करता है, वाटर उससे 13.6 टाइम ज़्यादा फ्लो करेगा। अगर लेट सपोज जैसे बैरोमीटर की हम बात करते हैं, मरकरी उसमें 76 सेंटीमीटर फ्लो करता है, अबव जाता है, हाइट पे जाता है। अगर इसको हम मीटर में बोलते हैं तो 0.76 मीटर। सो इसको 13 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए ये बन जाता है 10 पॉइंट समथिंग मीटर हमारे पास, मतलब 10 मीटर ट्यूब आपको चाहिए होती है। अब 10 मीटर बहुत लॉन्ग ट्यूब होती है जो कि बहुत मुश्किल है। इसके अलावा जो रीजंस हैं वो मैंने यहाँ पे लिखी है कि वाटर कैन नॉट एक्सपेंड एज मच एज मरकरी एक्सपेंड फॉर स्मॉल राइज इन टेम्परेचर। याद रखें कि वाटर इतना ज़्यादा एक्सपेंड नहीं होता जितना कि मरकरी एक्सपेंड होता है। नंबर सेकंड देखें, वाटर, अब देखें वाटर हमारे पास शाइनी नहीं है, तो लाजमी बात है मरकरी हमारे पास शाइनिंग है तो हमें इजीली फ्लो उसका नज़र आता है हमारे पास जहाँ तक वो फ्लो करता है। ठीक है ना। वाटर हमारे पास स्टिक द साइड ऑफ हमारे पास ग्लास ट्यूब। ये याद रखें कि मरकरी जो है वो ग्लास ट्यूब के साथ चिपकता नहीं है, साइडों पे चिपक नहीं जाता। उसकी सारी की सारी क्वांटिटी हमारे पास क्या रहती है, यूनिफॉर्म रहती है, जिसको हम यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन भी बोलते हैं कि मरकरी जो है वो यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन है उसकी, वाटर की यूनिफॉर्म थर्मल एक्सपेंशन नहीं है। फिर मैंने क्या लिखा, मरकरी इज लेस हमारे पास प्रोटॉन, ठीक है, टू इवोपोरेट एंड एब्जॉर्ब इनटू द ग्लास एज कंपेयर टू वाटर। याद रखें वाटर जो हमारे पास है वो हमारे पास ज़्यादा इवोपोरेट हो जाता है एज कंपेयर टू मरकरी। फिर हमारे पास क्या है, मरकरी इज केमिकली इनर्ट, ठीक है ना, मीनिंग दैट इट डज नॉट रिएक्ट विद मोर सब्सटेंसेस विद विच इंश्योर द थर्मामीटर एक्यूरेसी एंड हमारे पास लॉन्गिविटी। अब याद रखें कि मरकरी जो हमारे पास है ना, वो हमारे पास ऐसा सब्सटेंस है जो कि केमिकली हमारे पास इनर्ट ज़्यादा है, मीन वाटर ज़्यादा रिएक्ट करता है। ठीक है ना, वाटर से कम रिएक्शन उसका होता है। क्वेश्चन नंबर 5, कैन वी इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस विदाउट इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर। स्टूडेंट्स,
जब भी आप किसी सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो वो एनर्जी क्या होती है, वो हमारे पास इंटरनल एनर्जी में क्या होती है, ऐड हो जाती है। मीन उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है। जब एक सिस्टम को आप टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, सो राइज इन टेम्परेचर की वजह से इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि अगर आप इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करें बट विदाउट राइज इन टेम्परेचर तो कैसे करेंगे। सो देखिए, सबसे पहले आपने कहना है यस इट इज़ पॉसिबल टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस विदाउट इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर। दिस अकर इन सम पॉइंट, दैट इज हमारे पास फेज चेंज एंड आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस आप फर्स्ट ईयर में जाके स्टडी करेंगे। आइसोथर्मल मीन दैट हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसो मीन हमारे पास नो चेंज, कांस्टेंट। थर्मल हमारे पास टेम्परेचर को बोलते हैं। सो आइसोथर्मल प्रोसेस एक होता है, एक फेज चेंज। फेज चेंज मीन दैट सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस, ठीक है ना। इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ हमारे पास वेपराइजेशन, जो कि या तो फ्रीजिंग पॉइंट पे या बॉइलिंग पॉइंट पे होगा। तो हमने क्या कहा, ड्यूरिंग अ फेज चेंज सच एज मेल्टिंग और बॉइलिंग द इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस चेंजिंग विदाउट अ चेंज इन टेम्परेचर। तो जब हमारे पास लेट सपोज वाटर ही है, वो 0 डिग्री पर आके मेल्ट होना शुरू हो जाता है और इस टाइम पे आप उसको इतनी एनर्जी दें कि उसका टेम्परेचर इंक्रीज ना हो, मीन 1 ना हो, 1 डिग्री पे ना जाए, 0 पर ही रहे, तो क्या होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास पिघलता रहेगा, उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती रहेगी और वो क्या होता रहेगा, मेल्ट होता रहेगा। सेम लाइक दैट आपने क्या करना है, बॉइलिंग पॉइंट पे जब वाटर पहुंच जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, वहां पे आप क्या करें, टेम्परेचर जो आप प्रोवाइड कर रहे थे उसको ना कांस्टेंट कर दें। अब यहाँ पे टेम्परेचर वही 100 ही रहेगा, लेकिन क्या होगा, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती रहेगी। इसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6, वाई आर फिक्स पॉइंट स्केल रिक्वायर्ड फॉर थर्मामीटर, व्हाट डिफिकल्टीज आर देयर व्हेन सेटिंग फिक्स पॉइंट फॉर थर्मामीटर स्केल्स। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जितने भी थर्मामीटर्स हमारे पास होते हैं, चाहे वो फ़ारेनहाइट में हो, सेल्सियस में हो, केल्विन में हो, उनके फिक्स स्केल हैं। जैसे डिग्री सेल्सियस, ज़ीरो से हम वाटर की बात करें तो ज़ीरो से हम लेते हैं 100 तक, ठीक है। अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करते हैं तो उसको हम 32 से स्टार्टिंग पॉइंट होता है एंड 212 पे हम उसको स्टॉप करते हैं 100 के लिए, ठीक है ना, वाटर बॉइलिंग के लिए। अगर वाटर बॉइलिंग की बात की जाए तो 273 केल्विन हमारे पास ज़ीरो होता है, ज़ीरो के इक्वल होता है, मीन यहाँ से स्टार्टिंग है। एंड 373 को हम क्या कहते होते हैं, वो हमारे पास 100 पे जाके रुक जाता है, मीन 100 उस पर वाटर बॉयल हो जाता है 373। दीज आर द फिक्स, हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फिक्स स्केल है। सो देखिए हमने आंसर को कैसे लिखना है कि स्टैंडर्डाइज टेम्परेचर मेजरमेंट रिक्वायर्ड फिक्स पॉइंट स्केल एंड डिफाइनिंग फिक्स पॉइंट कैन बी। अब देखिए यही जो पॉइंट्स होते हैं कैन बी चैलेंजिंग ड्यू टू द नीड फॉर एग्जिस्ट, ठीक है, रेफरेंस मटेरियल एंड थर्मामीटर कंसिस्टेंसी हमारे पास। देखें अब इन केस वाटर का डिग्री सेल्सियस में 0, केल्विन में 273 एंड फ़ारेनहाइट में 32 हमारे पास क्या है, दीज आर फ्रीजिंग पॉइंट। वाइल बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, 212 फ़ारेनहाइट एंड 373 केल्विन हो गया। फिक्स पॉइंट स्केल इज रिक्वायर्ड, क्यों हमारे पास फिक्स पॉइंट हमें चाहिए होते हैं, फॉर थर्मामीटर टू क्रिएट। अब रिलायबल उसको अगर बनाना है आपने, रेफरेंस पॉइंट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर, फिक्स पॉइंट स्केल आर नेसेसरी। तो याद रखिए उसमें आपके पास फिक्स पॉइंट होंगे तभी आप रिलायबल होंगे मेजरमेंट्स करने में, ठीक है। फिर कंसिस्टेंट हमारे पास एंड हमारे पास रिपीटेबल टेक्निक फॉर, अब किसके लिए हमारे पास कैलिब्रेटिंग हमारे पास एंड कंपेयरिंग हमारे पास वेरियस थर्मामीटर इज ऑफर्ड बाय दीज फिक्स पॉइंट। अगर आपने एक थर्मामीटर को दूसरे थर्मामीटर से कंपेयर करना है तो आपके पास फिक्स पॉइंट होना लाजमी है। अगर आपके पास फिक्स पॉइंट नहीं होंगे तो आप इनको आपस में कंपेयर नहीं कर सकते। जैसे 0 डिग्रीज को आप 32 फ़ारेनहाइट के साथ एंड 273 केल्विन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मरकरी इज रिप्लेस्ड विद अल्कोहल इन लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर्स, डिस्कस द पॉसिबल चेंज इन सेंसिटिविटी एंड रेंज ऑफ थर्मामीटर। अगर हम क्या करते हैं, किसी भी थर्मामीटर में
मरकरी की बजाय अल्कोहल लिक्विड को क्या करते हैं, एज अ थर्मोमेट्रिक मटेरियल यूज़ करते हैं। जो थर्मामीटर के इनसाइड यूज़ होता है उसको हम थर्मोमेट्रिक मटेरियल बोलते हैं। अगर हम मरकरी को रिप्लेस करके अल्कोहल को यूज़ करते हैं तो फिर हमारे पास क्या चेंजिंग्स आएंगी सेंसिटिविटी में, वो हम डिस्कस करते हैं। तो कहते हैं सेंसिटिविटी इंक्रीज एट लोअर टेम्परेचर बट द रेंज डिक्रीज ड्यू टू हमारे पास अल्कोहल्स लोअर बॉइलिंग पॉइंट। ये याद रखें उसका बॉइलिंग पॉइंट लोअर है। अब प्रॉपर्टी ऑफ मरकरी एंड अल्कोहल को हमने आपस में ज़रा डिस्कस किया हुआ है। तो मरकरी इज एक्सट्रीमली सेंसिटिव टू टेम्परेचर चेंजिंग्स बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रॉन्ग थर्मल कंडक्टिविटी। ये याद रखें मरकरी बहुत हमारे पास गुड क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी प्रॉपर्टी रखता है एज कंपेयर टू अल्कोहल। एंड हमारे पास ब्रॉड टेम्परेचर रेंज, और ये याद रखें हमारे पास मरकरी की जो मेजरिंग टेम्परेचर रेंज है वो भी ज़्यादा है। अब हमारे पास अगर उसके कंट्रास्ट में हम किसी और चीज़ को लेते हैं, मीन अल्कोहल को लेते हैं, तो क्या है, अल्कोहल हैज़ अ लोअर बॉइलिंग पॉइंट। एंड अब देखें याद रखें उसका बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास जो है वो लोअर है, मीन वो मरकरी से पहले बॉयल हो जाता है, ठीक है ना। इम्प्रूव्ड थर्मल कंडक्टिविटी, और उसकी थर्मल कंडक्टिविटी भी अच्छी नहीं है। सो क्या होगा, सेंसिटिविटी में क्या फ़र्क आएगा, ड्यू टू इट्स लोअर बॉइलिंग पॉइंट अल्कोहल में रिजल्ट इन लेस एक्यूरेट रीडिंग एट हायर टेम्परेचर। बट अब देखें, याद रखें अगर आप हायर टेम्परेचर पे मेजर करते हैं तो हो सकता है कि अभी वो टेम्परेचर जैसे ही कंप्लीट हो अल्कोहल क्या हो जाए, आपके पास बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाए, ठीक है ना। लेकिन मरकरी बहुत हमारे पास उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, सो हम उसको ज़्यादा टाइम के लिए ज़्यादा हाई टेम्परेचर के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। So temperature but can boost some sensitivity at lower ones because it expand more than mercury for the same temperature change। याद रखें सेम टेम्परेचर पर मरकरी कम एक्सपेंड होता है हमारे पास एंड अल्कोहल बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हो जाता है। सो द रेंज की अगर हम बात करते हैं, द रेंज ऑफ एन अल्कोहल थर्मामीटर इज, ठीक है ना, कन्फाइंड टू लोअर टेम्परेचर एज कंपेयर टू हमारे पास मरकरी थर्मामीटर विच कैन बी मेजर ग्रेटर टेम्परेचर। सो मैयर आपके लिए जो मरकरी होता है वो बहुत हायर टेम्परेचर मेजर कर सकता है एज कंपेयर टू अल्कोहल। अल्कोहल आपके लिए बहुत छोटा टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना। वाइल मरकरी की रेंज बहुत ज़्यादा है, अगर आप उसको बहुत ज़्यादा मीन 100-200 डिग्रीज के अबव भी लेके जाएं तब भी मरकरी मेजर कर सकता है, वाइल अल्कोहल तब तक बॉयल हो चुका होगा, वो आपके लिए मेजर नहीं कर सकता, ठीक है। ओके, वाई -273.15 डिग्री टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। कैन वी अचीव दिस टेम्परेचर? ओके स्टूडेंट्स, ये बात याद रखें, जीरो केल्विन, जीरो केल्विन को हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। अब केल्विन तो स्टार्ट ही होता है 273 से। अगर मैं 272 पर जाता हूँ इट्स मीन -1 डिग्री। अगर मैं 271 केल्विन पे जाता हूँ इट मीन दैट -2 डिग्री। अगर मैं 271 पे चला जाता हूँ तो -3 डिग्री। 270 पे जाता हूँ केल्विन पे, इसका मतलब हो गया -4 डिग्री एंड अप टू सो ऑन। आप जाते जाएं तो जब -273.15 डिग्री बनता है, सो दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ये वो टेम्परेचर होता है जहाँ पे हमारे पास वाइब्रेशन ऑफ पार्टिकल्स भी स्टॉप हो जाती है। मीन जो भी हमारे पास सब्सटेंस होगा उसमें जो इनसाइड वाइब्रेशन पार्टिकल्स होती है ना, पार्टिकल की वाइब्रेशन वो भी क्या हो जाती है, वो रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। सो हमने क्या लिखा है, एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो इज अ ग्लोबल लिमिट एट विच देयर इज नो थर्मल एनर्जी इन अ सिस्टम। मतलब थर्मल एनर्जी जीरो हो गई। इट जस्ट सो हैपन दैट -273.15 डिग्री ऑन द सेल्सियस स्केल, जब सेल्सियस स्केल के ऊपर क्या होगा, -273 बन जाएगा। अब हम देखिए मैंने एक्सप्लेनेशन क्या लिखी, द टेम्परेचर ऑफ -273.15 डिग्री ऑल्सो नोन एज जीरो केल्विन इज कॉल्ड एब्सोल्यूट जीरो। जीरो केल्विन भी इसको बोल सकते हैं। इट इज़ द लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर दैट कैन, अब याद रखें कि ये अचीव नहीं हो सकता, इट्स अ थ्योरेटिकली बी अचीव वेयर द मोशन ऑफ पार्टिकल काजेज कंप्लीटली, यहाँ पे मोशन ऑफ पार्टिकल भी स्टॉप हो जाती है। दिस टेम्परेचर इज रेफर्ड टू द एब्सोल्यूट जीरो बिकॉज इट इज़ द लोवेस्ट टेम्परेचर दैट कैन एग्जिस्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ थर्मोडाइनामिक्स। थर्मोडाइनामिक्स के अकॉर्डिंग ये सबसे लोवेस्ट जो टेम्परेचर है ये हमारे पास है, ठीक है ना।
At this stage temperature all the molecule motion stop, meaning that there is no heat energy left to, अब देखिए यहाँ पे कोई भी एनर्जी सिस्टम में नहीं रहती जो कि सिस्टम को लेफ्ट कर सके, ठीक है, exert from a system. It अब represent the complete absence of thermal energy. However, achieving absolute zero is practically impossible. ये याद रखें, आप किसी भी सिस्टम को -273 डिग्री तक या 0 केल्विन तक नहीं लेके जा सकते. प्रैक्टिकली इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप किसी सिस्टम को इस जगह तक लेके जाएं. सो कैन वी अचीव दिस टेम्परेचर? नो, वी कैन नॉट अचीव दिस टेम्परेचर, ठीक है, प्रैक्टिकली. क्वेश्चन नंबर 9. Why thermometer is suitable to measure high temperature but not liquid in glass thermometer? क्यों हमारे पास जो थर्मोकपल थर्मामीटर होते हैं वो बेस्ट होते हैं एज कंपेयर टू द थर्मामीटर इन विच लिक्विड, जिसमें लिक्विड होता है. अब नेक्स्ट क्या कहता है, वाई इज अ थर्मोकपल थर्मामीटर गुड फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर बट अ लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर इज नॉट. याद रखें क्यों थर्मो जो हमारे पास कपल बनते हैं थर्मामीटर वो गुड होते हैं, मतलब बेस्ट होते हैं टू फाइंड द हाई टेम्परेचर एज कंपेयर टू हमारे पास थर्मामीटर जो कि लिक्विड वाले होते हैं, ठीक है ना. तो आंसर देखिए हमने इसको किस तरह लिखना है. थर्मोकपल थर्मामीटर आर सुटेबल फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर ड्यू टू देयर, अब वजह किस चीज़ की, मेन रीज़न हमारे पास क्या है, हमारे पास कंस्ट्रक्शन एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन. जो मेन बात है वो कंस्ट्रक्शन है उसकी, ठीक है ना, एंड प्रिंसिपल ऑपरेशन, दोनों में हमारे पास प्रिंसिपल ऑपरेशन कौन से हो रहे हैं. While liquid in glass thermometer are not ideal for high temperature due to limitation in their design and material. याद रखें उसके डिज़ाइन एंड मटेरियल की वजह से हमारे पास वो हाई डिग्रीज को नहीं मेजर कर सकते. जैसे अगर मैं आपको कहता हूँ लोकोमोटिव फैक्ट्री जहाँ पे लोहे को पिघलाया जाता है, अब वहाँ पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है. तो अगर हम ग्लास थर्मामीटर यूज़ करते हैं जिसके अंदर इनसाइड लिक्विड होता है, या तो ग्लास मेल्ट हो जाएगा, टूट जाएगा, एंड जो हमारे पास इनसाइड जो लिक्विड होगा वो इवापोरेट हो जाएगा. दैट्स वाई वहाँ पे हम क्या करते हैं, थर्मोकपल थर्मामीटर को हम यूज़ करते हैं. अब रीज़न क्या है, थर्मोकपल थर्मामीटर आर प्रीफर्ड फॉर मेजरिंग हाई टेम्परेचर, ठीक है ना, ड्यू टू देयर, अब किस वजह से हमारे पास है, ठीक है ना, रूबस कंस्ट्रक्शन, यूज़ ऑफ हाई टेम्परेचर, हमारे पास रेजिस्टेंस मटेरियल, अब उसमें जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो बहुत हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट कर सकता है, ठीक है ना. फास्ट रिस्पॉन्स टाइम्स, ठीक है, जितना वो बहुत जल्दी आपको जवाब देता है, ठीक है ना, एंड एक्यूरेट मेजरमेंट कैपेबिलिटी, ठीक है. अब ये भी याद रखिए कि वो आपके पास एक्स्ट्रा हमारे पास क्या होता है, एक्यूरेट मेजरमेंट करता है अकॉर्डिंग टू योर एनवायरनमेंट, ठीक है ना. वाइल लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर वाइल सुटेबल फॉर, अब किस चीज़ के लिए, मॉडरेट टेम्परेचर रेंज और नॉट फॉर हाई टेम्परेचर ड्यू टू इट्स लिमिटेशन इन डिज़ाइन एंड मटेरियल. ये याद रखें कि जो लिक्विड इन ग्लास है वो आपके लिए हाई टेम्परेचर फाइंड आउट करने के लिए सूटेबल नहीं है. वजह क्या है, रीज़न क्या है, ड्यू टू इट डिज़ाइन एंड मटेरियल जो इनसाइड यूज़ किया जाता है. जैसे मैं आपको जनरली बताता हूँ कि मरकरी का हमारे पास जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 236 से 248 तक तकरीबन राउंड अबाउट इसमें आता है. सो अगर इससे हाई टेम्परेचर आपने मेजर करना होगा तो आप लिक्विड ग्लास जो हमारे पास थर्मामीटर है उसको यूज़ नहीं कर सकते. क्वेश्चन नंबर 10. Can we increase the sensitivity of a liquid in glass thermometer without change its range? क्या आप मतलब सेंसिटिविटी ऑफ थर्मामीटर को इंक्रीज कर सकते हैं विदाउट चेंज इट्स रेंज, उसकी रेंज को आप चेंज ना करें, मीन उसके ऊपर जो स्केल बने हुए हैं वो सेम रहें और उसको आप ज़्यादा सेंसिटिव बना सकते हैं. सो यस, वी कैन इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ अ लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर विदाउट चेंजिंग इट्स रेंज बाय द फॉलोइंग स्टेप्स. अब वो कौन कौन से हैं. नंबर 1, डिक्रीजिंग द डायमीटर ऑफ अ कैपिलरी ट्यूब. थर्मामीटर के इनसाइड में एक कैपिलरी पतली सी हमारे पास जो है तो ग्लास ट्यूब टाइप की बनी होती है जिसके अंदर मरकरी फ्लो कर रहा होता है. अगर हम उसका डायमीटर कम कर दें, स्मॉल कर दें, उसको पतला कर दें, तो क्या होगा, हमारे पास उसकी वजह से सेंसिटिविटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है हमारे पास, ठीक है ना. By decreasing the diameter of the capillary tube in a liquid in glass thermometer, we can increase its sensitivity. Using a more expensive liquid, अब देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, the sensitivity of a thermometer also depend on the nature of the liquid use. जो liquid आप inside use कर रहे हैं
उसकी नेचर पे भी डिपेंडेड है। लिक्विड लाइक मरकरी और अल्कोहल एक्सपेंड सिग्निफिकेंटली व्हेन हीटेड कंपेयर टू अदर लाइक वाटर। अब वाटर से जो है तो मरकरी एंड अल्कोहल बेस्ट है, फिर अल्कोहल से भी मरकरी मजीद बेस्ट है, ठीक है। बाय यूजिंग a more expensive liquid like mercury or alcohol, the thermometer become more sensitive to temperature change. So याद रखें कि अगर हम नेचर ऑफ द लिक्विड को बेस्ट ले लें, मतलब जो उसके इनसाइड आप जो यूज़ कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं थर्मोमेटिक मटेरियल जो होता है, अगर उसकी नेचर बेस्ट कर दें तो उससे भी सेंसिटिविटी इंक्रीज हो जाती है। नंबर सेकेंड जो पहले हमने पढ़ा वो क्या था हमारे पास, वो पहला पॉइंट क्या था कि इफ़ वी डिक्रीज जो आपके पास कैपिलरी हमारे पास उसका जो डायमीटर होता है उसको क्या कर दें, मज़ीद पतला कर दें। मीन जो फ्लो हमारे पास हो रहा था जिस पाइप में या जिस एरिया में ट्यूब में, उसका डायमीटर कम करने से हमारे पास क्या होता है, जो इसकी सेंसिटिविटी होती है वो मज़ीद क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। सो आप कहेंगे इफ़ वी डिक्रीज द डायमीटर ऑफ कैपिलरी हमारे पास ट्यूब इन द लिक्विड ग्लास, थर्मोमीटर जो होगा उसकी सेंसिटिविटी क्या होगी, मोर इंक्रीज, आपके पास मोर एफिशिएंटली ज़्यादा हो जाएगी। सही है। Okay, question number 11. One student claims to have construct a more sensitive liquid in glass thermometer. How can her claim be verified? ठीक है। अब इन केस एक स्टूडेंट ने कहा है कि मैंने ग्लास जो लिक्विड है वो बनाया है लेकिन वो बेस्ट है, दूसरे से बेस्ट है। अब वो किन चीज़ों को कंपेयर करके हम बोल सकते हैं कि यस वो बेस्ट है, आप कैसे वेरीफाई करेंगे? टू वेरीफाई द स्टूडेंट क्लेम of construction a more sensitive thermometer, a few key step can be taken. Number 1 क्या होगा, comparison testing between student thermometer and standard thermometer. पहला हम टेस्ट करेंगे कि जो स्टैंडर्ड थर्मामीटर है और जो स्टूडेंट ने डिज़ाइन किया है उनमें टेस्ट करेंगे कि कौन सा बेस्ट है। फिर हम क्या करेंगे, कैलिब्रेट बोथ थर्मामीटर अगेंस्ट टेम्परेचर सोर्सेज। आप जिस सोर्स को जानते हैं उस सोर्स के साथ क्या करेंगे, दोनों का टेम्परेचर एट द सेम टाइम फाइंड आउट करेंगे कि देखते हैं कि कौन सा हमें बेस्ट प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है ना। उसके अलावा हमारे पास स्टैंडर्डाइजेशन चेक ऑफ ट्यूब, ठीक है। डायमीटर, अब आपने डायमीटर चेक करना है, जिसका छोटा डायमीटर होगा वो उतना बेस्ट होगा, जिसका बड़ा डायमीटर होगा वो उतना हमारे पास उससे लेस हमारे पास एक्यूरेट देगा, ठीक है ना। फिर बल्ब साइज एंड हमारे पास चॉइस ऑफ लिक्विड, आपने ये भी देखना है कि दोनों में जो थर्मोमेट्रिक मटेरियल यूज़ किया गया है किसका थर्मोमेट्रिक मटेरियल ज़्यादा बेस्ट है, किसका थर्मोमेट्रिक मटेरियल जो है वो बहुत अच्छा है एज़ कंपेयर टू अदर। फिर हमारे पास क्या है, पी रिवाइज बाय एक्सपर्ट इन द फील्ड। अब उसको आपने एक्सपर्ट फील्ड में मतलब किसी जगह पे आपने लेके जाना है जहाँ पे नॉर्मली बहुत से टेम्परेचर आप चेक कर रहे होते हैं, ठीक है ना। टेस्टिंग अक्रॉस डिफरेंट टेम्परेचर रेंज, फिर हमने उसको लो रेंज में भी और हाई रेंज में भी। लो रेंज मीन नेगेटिव टेम्परेचर जहाँ पे बहुत ठंड हो वहाँ पर भी हमने चेक करना है। देन हमने हाई टेम्परेचर में भी उसको चेक करना है टू चेक द सेंसिटिविटी अंडर डिफरेंट कंडीशन। अब डिफरेंट कंडीशंस में हमने उसकी सेंसिटिविटी को चेक करना है कि क्या ये डिफरेंट कंडीशन में हमारे पास सेम वर्क कर रहा है। सो अगर इन सब में हमारे पास वो परफेक्ट जा रहा है सो इट मीन दैट कि उसने जो क्लेम किया है वो बेस्ट है। सो ये याद रखें कि अगर कोई स्टूडेंट ये क्लेम करता है कि उसने जो थर्मामीटर बनाया हुआ है वो हमारे पास स्टैंडर्ड जो थर्मामीटर है उससे बेस्ट है, सो फॉलोइंग स्टेप्स के ज़रिए हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या सच में उसका थर्मामीटर बेस्ट है। सबसे पहला हमारे पास है कंपेरिजन टेस्टिंग बिटवीन स्टूडेंट थर्मामीटर एंड स्टैंडर्ड थर्मामीटर। Calibrate both thermometer against a non-temperature source. Standardization check of ट्यूब डायमीटर आपने देखना है, बल्ब साइज एंड चूज हमारे पास ऑफ लिक्विड कि उसने कौन सा लिक्विड चूज किया हुआ है। फिर रिवाइज बाय एक्सपर्ट इन हमारे पास द फील्ड रिव्यू, आपने ये रिव्यू देखना है कि उसमें जो हमारे पास एक्सपर्ट का रिव्यू है उसके ऊपर क्या आ रहा है, ठीक है ना। टेस्टिंग अक्रॉस डिफरेंट टेम्परेचर रेंजेस, और उसमें डिफरेंट टेम्परेचर रेंजेस भी आपने फाइंड आउट करनी है। एंड द लास्ट टू चेक द सेंसिटिविटी अंडर डिफरेंट कंडीशन, और डिफरेंट कंडीशन में आपने उसकी सेंसिटिविटी चेक करनी है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट, इन क्वेश्चन को अपने पास नोट डाउन कर लें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।